पीटीआई एक पुरअमन पॉलिटिकल जमात है, जिस तरह बाकी जमातें पॉलिटिकल जमातें हैं और वो पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करती हैं, ऐसे ही पीटीआई भी करती है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की बातचीत है। पूरे पाकिस्तान में ये एक मकबूल तरीन सियासी जमात है और इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि हम एक गमला भी नहीं तोड़ना चाहते, हम कोई छोटा सा नुकसान भी नहीं करना चाहते, ये सारी अमलाक हमारी अपनी है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पुलिस के बयान से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सीसीटीवी फुटेज को मंजर आम पे लाया जाए, क्योंकि हर फॉल्स फ्लैग की सीसीटीवी फुटेज नहीं आती। तो यहाँ पे सीसीटीवी आएगी, क्लियर हो जाएगा इसने खुद ही हमला किया हो पुलिस पे, तो वो भी नजर आ जाएगा। किसी वजह से हमला किया हो, कोई झगड़ा हो गया या कोई और चीज़ हुई, वो भी नजर आ, जो भी हुआ ना, वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अभी तक लगभग उनके स्टेटमेंट को कुछ 36-38 घंटे गुजर गए हैं। उन्होंने अभी तक ना तो सेक्टर कमांडर का नाम लिया कि वो कौन सा सेक्टर कमांडर था जिसने उन्हें धमकी लगाई, उसकी जरूरत कैसे हुई कि एक मुंतखब वज़ीर आला को एक सरकारी मुलाजिम जो है, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, वो धमकी लगा रहा है कि तुमने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हम तुम्हें नाअहल कर देंगे। उस सेक्टर कमांडर का नाम लेने की जरूरत अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं की, उनको लेना चाहिए। और ना ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। तो फिर अगर वो ये इतना सा काम नहीं कर सकते, यानी तहरीक चलानी है आसिम मुनीर के खिलाफ, नाम सेक्टर कमांडर का नहीं ले सकते, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तो इन्होंने इस सिस्टम को टैकल करना है तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि जो तुम्हें धमकी दे वापस धमकी दो उसको, जो तुम्हें डराए उसको एक्सपोज करो। इमरान खान साहब ये बार बार कहते थे। तो सुहेल आफरीदी साहब को कम से कम यहां पे स्टैंड लेना चाहिए और उनको एक इजलास बुलाना चाहिए सूबाई असम्बली का, वहां पे करारदाद भी आनी चाहिए, सेक्टर कमांडर को एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना कर सके। अब अगर वो उन्होंने इसलिए नाम ले लिया है कि मैं पहले ही नाम ले लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम नहीं लेता लेकिन थोड़ी सी बात निकाल देता हूं ताकि कल को मुझे हटाने से पहले वो 10 दफा सोचे कि मैंने तो ये बात खोल दी थी, तो ये अगर इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक अलग बात है। देखिए, सुहेल आफरीदी को सियासी शहीद बनने की बजाय जो है तहरीक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि ये चलाई जाए। अब जब सुहेल आफरीदी ने ये नाम लिया था ना, मुझे वहां पे सहाफ़ियों ने एक दो चीज़ें बताई। उन्होंने कहा अब सुहेल आफरीदी ने यह नाम लिया ना कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी लगाई है, तो बाद में पीटीआई के लोग पीछे आए सहाफ़ियों के और उन्होंने बाद में कहा, सफाइयाँ देते रहे कि जनाब ये तो मुंह से निकल गई बात, स्लिप ऑफ टंग हो गई, हम ये बात करना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से ये बात निकल गई। भाई निकल गई है तो अब उसके ऊपर पैरा दें और आप बताएं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस वक्त किया और उस पर कानूनी कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं सुहेल आफरीदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ और वो इस बात पर तवज्जो दें। मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ज़्यादा लोगों ने और बार बार ये बातें बताई हैं, अलग अलग सोर्सेज ने ये बातें बताई हैं कि अब्दुल हादी उर्फ पतंग और एक हैं जनाब नवीद साहब जो इनके भाई हैं सुहेल आफरीदी के, और एक इदरीस साहब है जो गालिबन इनके चचा हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी तहरीक का टाइम है, आप इन पे नज़र रखें और ना सिर्फ इनके ऊपर नज़र रखें बल्कि आप इन्हें कंट्रोल करें। ये लोग लगातार जो कर रहे हैं वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। ये लोग सुहेल आफरीदी के रिश्तेदार हैं, अब्दुल हादी उर्फ पतंग हैं, इदरीस नामी है उनके चचा है गालबन, फिर एक उनके भाई भी हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें, उनका करियर अभी शुरू हुआ है। उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार पागल हो गए थे, अंधाधुंध वो पैसा बनाने के चक्कर में वो अजीब तरीके से लग गए थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, हमने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को ये चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी, इस पर वो तवज्जो दें, वरना उनके लिए ना मुस्तकबिल में बड़े मसाइल हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए अपने भाई को, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, तो रात हो गई अब तो एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब की उनकी बहनों से। सारी कोशिशें करके उन्होंने देख ली, ये कैद तन्हाई ख़त्म नहीं हो रही, ना ही अदालत कोई सहूलत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, सारे इकट्ठे हुए, फिर एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया जब अदालत ने एक तारीख दे दी कि ठीक है जी हम ये केस लगा देते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, कैद तन्हाई के हवाले से। तो मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक शख्स ने फैसला किया हुआ कि मैंने मुलाकात नहीं होने देनी, तो कोई कानून, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई पार्लिमान, कोई वज़ीर आज़म, कोई कैबिनेट मेंबर, कोई अवामी एहतजाज दबाव, कोई चीज़ जो है, कोई लॉ बुक वो उसको वायलेट नहीं कर सकती जो फ़र्द वाहिद का हुक्म है। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। नाज़रीन, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि पाकिस्तानी निकलेंगे और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे।
अब ये क्योंकि जश्न की रात होती है, वैसे ही पाकिस्तानी निकलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जितने ज़्यादा नज़र आएंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस शिद्दत के साथ शहरों में निकली है और किस तरीके से वो एहतजाज भी कर रही है और इमरान खान साहब के हक़ में एहतजाज भी कर रही है और साथ में अपनी जश्न आज़ादी को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये इधर सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बड़ी शानदार इनकी वकालत है, बड़ा लंबा इनका करियर है और लड़ाई इनकी हो रही है मिशाल यूसुफजई से। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये किस लेवल पे क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में खेल खेले हैं, अजीबोगरीब ही सूरत हाल पाकिस्तान में रहती है। ये मिशाल यूसुफजई का या सलमान अकरम राजा साहब का बनता है उनके साथ लड़ना, या ये लड़ाई बनती नहीं है। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो फैसला करें। माजी में भी उन्हें कहा गया फैसला करो, वो फैसला नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को शायद सियासत की इस बात की समझ ही नहीं आई कि जितना ज़्यादा आप गुंजाइश निकालते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होती जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों आगे आमने सामने खड़े हुए और पाकिस्तान का मीडिया इनको दिखा रहा है। आप दोनों की औकात का, दोनों की हैसियत का फ़र्क चेक करें, दोनों की उम्र का और तजर्बे का फ़र्क चेक करें। एक तरफ कहाँ पे पाकिस्तान का शानदार वकील, जिसका पाकिस्तान में आप टॉप 10 वकला के अंदर आप नाम ले सकते हैं, जिसका नाम जो है वो वकला में भी शानदार है और उसकी अपनी एक करैक्टर भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून जिन्हें हम कल तक जानते भी नहीं थे और उनकी कोई स्ट्रगल भी नहीं है और उनके पीछे कुछ डेप्थ भी नहीं है। लेकिन आप गौर कर लें कि चल क्या रहा है। तो ये सलमान अकरम राजा साहब को ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए थी। लाहौर टाउनशिप में नाज़रीन एक वाक़या हुआ, 2 ख़वातीन को पकड़ के लाया गया चोरी के इल्ज़ाम में। दोनों ख़वातीन की वीडियो भी है, वो ठीक थी। फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, थाने में दोनों मर गई और फिर पुलिस ने क्या किया कि भारी नफरी के साथ उनको उनके आबाई इलाके में पहुंचा के दफना दिया ज़बरदस्ती। और पुलिस ने कहा कि बिल्कुल किसी की आवाज़ बाहर ना निकले। पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया वो तरीका ही बहुत अजीबोगरीब था। इससे पहले 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ इसाक डार के ख़ानदान ने रेप करवाया लाहौर के अंदर। इसाक डार की फैमिली ने 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ यहाँ पे लाहौर के अंदर रेप करवाया था उनके नवासे ने, और वो बड़ा खौफनाक एक केस था और बड़ी ज़्यादती हुई उस केस के अंदर। तो एक तो ये केस आपको याद होगा। अभी ये 2 ख़वातीन है, ये थाने में जाती हैं, पता नहीं इनके साथ थाने में ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों मर गई और दोनों के बारे में कहा गया दोनों हार्ट अटैक से मर गई और दोनों नौजवान ख़वातीन थीं, दोनों चोरी का इल्ज़ाम था, दोनों एक साथ हार्ट अटैक से कैसे मर गई। वहाँ क्या हुआ ऐसा थाने में, किसने कुछ किया या कौन था वहाँ पे, क्या कोई बासर आदमी था, क्या देख लिया था उन ख़वातीन ने या क्या उनके साथ किया गया था कि फिर वो जिंदा नहीं रह पाई दोनों। अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए ऑर्डर दिया गया। अब देखते हैं, उनको ज़बरदस्ती दफनाया गया है, दोबारा उनको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, चेक किया जाएगा इन ख़वातीन के साथ हुआ क्या।